हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में आप लोग का वेलकम करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस का करवा चुके थे, ठीक है, और आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, लॉन्ग में हम वैसे प्रश्न पर बात करेंगे जो क्या हो, लघु उत्तरीय हो। ठीक है, और एग्जाम में शायद 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। तो आज का इस शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को, और इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम और व्यू से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज का इस सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग का इस लाइव सेशन में वेलकम है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ इस क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना देर की आज की जो क्लास है वो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये हमारा ये पहला लेसन है हिस्ट्री का, और ये पहला लेक्चर भी है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा है आज का क्वेश्चन, और इसमें हम टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये हमारे आज का सेशन है। और हमारा इसमें हम वैसे प्रश्न पर बात करेंगे जो क्या है, एग्जाम और व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। चलिए सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप को तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले राष्ट्रवाद होता क्या है उसको पहले समझते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम आप लोग के लिए जूम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा क्लियर तरीके से। तो बताइए, आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का क्या है, एक प्रतिफल है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक राजनीतिक चेतना का एक प्रतिफल है। यह क्या करता है कि इसके जरिए क्या होता है कि यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है। ठीक है, यह क्या करता है, राष्ट्रवाद से यह तात्पर्य है कि यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का मतलब है कि यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक निवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना का क्या करता है, विकास करता है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति एकजुट होकर के साथ देना। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई कंडीशन बन जाए, किसी तरह का कोई सिचुएशन आ जाए, तो उसमें सब एक साथ मिलकर, ठीक है, एक यूनिटी बनाकर अपने देश के लिए क्या करना है, कुछ भी कर जाना है। तो यही क्या कहलाता है, एक राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का सीधा मतलब है अपने देश के लिए एकजुट होकर के क्या करना है, लड़ाई करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमें बताइए। ठीक है, आपका बिल्कुल सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार समझ लीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का क्या है, एक प्रतिफल है। यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, अर्थात यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक निवेश में रहने वाले लोगों में क्या करता है, एकता प्रदान करता है, एकता का विकास करता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार अगर आप लोग लिखना चाहें तो इस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरह से,
दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य क्या कारण थे। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुआ था जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि इस क्रांति का मुख्य रीजन क्या था, क्या कारण था कि यह क्रांति करना पड़ा, यह आंदोलन होना हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्यों हुआ था। देखिए तो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि 1789 ईस्वी के फ्रांसी के कौन कौन से ऐसा कारण था जो ये क्रांति करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। ठीक है, तो चलिए तो क्या है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक, क्या था, बौद्धिक था। मतलब वहाँ का जो शासन था बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहाँ का जो भी विकास था, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, और वहाँ बौद्धिक यानी किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता था वहाँ के शासक के द्वारा। फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस में निरंकुश राजशाही शासन था। फ्रांस में कैसा शासन था, एक निरंकुश और एक भ्रष्टाचार, करप्शन से भरा हुआ शासन था। ठीक है, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार व्याप्त था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था तथा न्याय की समुचित व्यवस्था नहीं थी। यानी कि वहाँ जो भी शासन, जो भी राजा राज्य करते थे, जिनका भी शासन था, वो वहाँ की जनता को किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं देते थे। ठीक है, वहाँ हर चीज़ का अभाव था। ठीक है, ना ही वहाँ का विकास अच्छा था, ना ही जनता को किसी तरह का कोई भी लाभ होता था। ठीक है, तो इस कारण से यह ये जो क्रांति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका जो, चलिए चलिए एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, बताइएगा। इसमें क्या था एक बार फिर से समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति ये जो 1789 में हुआ था, ये क्यों हुआ था, तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था था बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक है, वहाँ की शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। 1789 की फ्रांसीसी का मुख्य कारण यह था कि राजनीतिक, आर्थिक और जो बौद्धिक था। ठीक है, फ्रांस में निरंकुश राजशाही शासन था और प्रशासनिक भ्रष्टाचार व्याप्त था। पूरी तरह से क्या था, राजा का ही वर्चस्व था। ठीक है, किसी तरह का जनता को कोई सुविधा नहीं दिया जाता था। ठीक है, व्याप्त था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था, किसी भी खास व्यक्ति को अपने आप खुद से जीने के लिए, खुद से कुछ करने की किसी तरह का कोई आज़ादी नहीं थी। ठीक है, समाज के प्रथम वर्ग, ठीक है, प्रथम दो वर्ग थे वहाँ, क्या था, दो ऐसा वर्ग था, न्याय की भी किसी तरह का कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं थी, और भी बहुत सारा रीजन है कि समाज के प्रथम दो वर्ग पादरी और कुलीन थे। यहाँ के दो ऐसे वर्ग थे, पादरी और कुलीन, जिनको बहुत सारा, ठीक है, अधिकार प्राप्त था, लेकिन जनता को नहीं था, जिसे विशेष अधिकार प्राप्त था, और बेकारी की समस्या प्राप्त थी। अर्थव्यवस्था क्या थी, अल्प विकसित थी। तो ये बहुत सारे रीजन थे जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आखिर ये रीजन क्या था जो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया था, और वो कैसे किया था। ठीक है, ये बताना है हमको। ठीक है, दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कैसे किया, ये क्वेश्चन है हमारा। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कैसे किया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि नेपोलियन बोनापार्ट ने वैद्युत, है ना, राज्यों में क्या किया कि राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी।
फ्रांसीसी अधिराज्य वाले जितने भी राज्य थे उसमें नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। ठीक है, वहाँ का जो भी उस राज्य का जो भी विकास था उसमें बहुत सारे ऐसे राज्य थे। ठीक है, बहुत राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दिया। ठीक है, राष्ट्रवादी भावना मतलब देश के लिए, ठीक है, जनता को भड़का देना। ठीक है, एक क्या हो गया, एक राष्ट्रवादी आंदोलन पैदा कर दिया और जिसके कारण जनता में आक्रोश फैल गया और उनको सच में बिलीव हो गया कि वहाँ का जो शासन है उनको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दे रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे, वहाँ के जितने भी राज्य वाले, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है, ने नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। ठीक है, और नेपोलियन के इस कार्यों से, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा लॉन्ग है, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अच्छे से कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे ऐसे राज्य थे, वहाँ का जो भी, देखिए क्वेश्चन क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कैसे किया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, इस कारण से आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हम बहुत बार अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ अंत तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि बहुत सारे ऐसे राज्यों में वहाँ का नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया कि बहुत सारे राज्यों में क्या किया, राष्ट्रवादी, सबसे पहले राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि जनता को जागृत कर दिया कि आपका राज्य में जो भी शासन व्यवस्था है वो क्या है, ठीक नहीं है, आपको इसके प्रति, इसके विरुद्ध, इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। तो वहाँ की जनता क्या हो गई, जागरूक हो गई और भड़क चुकी है। एक साथ जब एकजुट हो गया तब उसने क्या किया, जब जनता में ये राष्ट्रवादी भावना पैदा करके क्या किया कि फ्रांसीसी अधिराज, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में क्या किया कि नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन, नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई। ठीक है, नेपोलियन के इन कार्यों से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का क्या हुआ, मार्ग सुगम हो गया। ठीक है, इस कारण से उसका जो एकीकरण का जो भी सपना था वो क्या हो गया, बिल्कुल खुल गया, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं रह गया। अब वहाँ राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि वहाँ की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी थी और वहाँ लोगों में क्या हो गया, एकता होने लगी। ठीक है, एकता बढ़ने लगी, यानी कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरी ओर नेपोलियन के मुद्दों, विजय और उसे अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई एवं आक्रोश बढ़ा। इससे राष्ट्रवाद का क्या हो गया, विकास हो गया, यानी कि जनता को सबसे पहले जागृत कर दिया नेपोलियन और राष्ट्र के प्रति क्या किया, भड़का दिया। सिंपल अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम सेम लिखना है आपको, सिर्फ मैटर को आप समझ लीजिए और अपने तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है, एग्जाम में नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो नेपोलियन क्या किया कि वहाँ का सबसे पहले विकास करने के लिए जनता को जागृत कर दिया, क्योंकि अकेले तो कुछ कर नहीं सकता था, पूरा देश का एकीकरण। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले जनता को अपनी तरफ करने के लिए राष्ट्र के प्रति आक्रोश बढ़ा दिया। ठीक है, और जब जनता में आक्रोश बढ़ गया तो जनता समझ गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा, और एकजुट मिल करके उसने क्या किया, जनता के साथ मिल करके वहाँ का एकीकरण कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आप लोग के सामने। चलिए क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों को लिखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों को लिखें, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आंसर की ओर बढ़ते हैं कि आखिर जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था उसका रीजन क्या था। ठीक है, उसका क्या कारण था। तो जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वो क्या था, उसका नाम था चार्ल्स टेन। ठीक है, चार्ल्स टेन एक शासक था जुलाई 1830 की क्रांति के समय, और वो कहाँ का शासक था, ये फ्रांस का शासक था। ठीक है, जुलाई
1830 ईस्वी के समय चार्ल्सटन जो था वो फ्रांस का शासक था, जो फ्रांस में क्या कर रहा था कि राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य कर रहा था। मतलब जनता में जो भी एकता था, जो भी आवाज़ उठाता, उसको क्या कर देता, दबा देता, ताकि उसके विरुद्ध कोई खड़ा ना हो। ठीक है, और उसका शासन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके कारण क्या कर रहा था, वहाँ की राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य कर रहा था। जनता को बिल्कुल दबा, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। ठीक है, जो भी आवाज़ उठाते उसे मार दिया जाता था। किसके द्वारा? चार्ल्सटन के द्वारा। और उसने क्या किया कि उसने सबसे प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पॉलीगनेक को वहाँ का क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। यानी कि वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया किसने? चार्ल्सटन ने। ठीक है, जो क्या था, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, मतलब जिसको बोल सकते हैं कट्टर, यानी कि बिल्कुल एक घृणावान व्यक्ति था। ठीक है, एक कट्टर व्यक्ति को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। पॉलीगनेक ने फ्रांस में किसी प्रकार का संवैधानिक अथवा राजतंत्र का पक्षधर नहीं था, यानी कि किसी तरह का जनता को सुविधा नहीं दिया जाता था उसके द्वारा। प्रधानमंत्री बनाने का उसका रीजन ही था कि जनता को किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं देना, क्योंकि पॉलीगनेक जो था एक बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ठीक है, चलिए, वहाँ का जो क्या था, एक राजतंत्र का पक्षधर नहीं था। ठीक है, यानी कि राज्य में किसी तरह का कोई भी सुविधा, जनता को किसी तरह का कोई भी लाभ नहीं देना चाहता था। अब इसके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस के आम लोगों ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी की एक क्रांति हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और चार्ल्सटन क्या किया, चार्ल्सटन जो था उसको गद्दी छोड़कर कहाँ भागना पड़ा? इंग्लैंड भागना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जनता को ये खबर मिली कि पॉलीगनेक प्रधानमंत्री बन चुका है, जो कि एक कट्टर प्रतिक्रियावादी है, तो जनता ने क्या किया, एकजुट होकर राष्ट्रवाद, उनके अंदर का जो भी देश के प्रति राष्ट्रवादी था भावना, वो जाग उठा और उसने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, जिसके कारण जो भी वहाँ का जो चार्ल्सटन शासक था, सब जनता एक साथ मिल करके उसको क्या कर दिया, इंग्लैंड भगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 1830 की क्रांति हुई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आंसर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये हम टॉप 5 क्वेश्चन है आप लोग के सामने, और इस तरह का, ठीक है, डेली सेशन आएगा। और आज हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आगे कल हम ज्योग्राफी, इस तरह से सारे सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, ये हमारा आज का जो है 5वां क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए हमारा है कि मेटरनिक कौन था। 5वां क्वेश्चन क्या है कि मेटरनिक कौन था और मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक कौन था और मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, तो देखिए, समझिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी अच्छे से, कि मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का एक निरंकुश शासक था। ठीक है, मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का एक क्या था? बिल्कुल निरंकुश, एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, जो राष्ट्रवाद का प्रबल विरोधी, मतलब जो भी जनता एक साथ मिल करके आंदोलन करती थी उनको दबाने का काम करता था। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या था? एक प्रबल विरोधी था, तथा राजतंत्र का क्या था? पक्षधर था। ठीक है, यानी कि राजतंत्र का पक्षधर का मतलब होता है राजा के समक्ष, यानी कि राजा जो कहेगा वो सुनेगा। ठीक है, राजा जो कहेगा वही करता था। कौन? ये मेटरनिक राजतंत्र का पक्षधर था। उसके 1815 से 1848 तक के शासनकाल को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में। चलिए, तो मेटरनिक कौन था? एक ऑस्ट्रिया का एक निरंकुश शासक था जो राजतंत्र का पक्षधर था, और उसके 1815 से 1818 तक के शासनकाल को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। युग मतलब होता है काल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था आज का टोटल टॉप 5 क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये समझाया गया है। तो अगर आप लोग ये क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग को अच्छे तरीके से, आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। और आगे का जो सेशन है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट विल बी टुमारो, यानी कि कल फिर आएगा इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। और हमारी जो ऐप पर ड्रीम क्लास का जो ऐप है उस पर 9, 10th, ठीक है, सबका बिल्कुल पूरी कोर्स अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से जा कर के
इसको परचेज करके आप क्लास कर सकते हैं। वहाँ आप लोग को बहुत सारा सुविधा मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, वहाँ क्लास मिलेगा। आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप वहाँ बेझिझक वहाँ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा जो फीस है वो 999 है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे ऐप के ज़रिए, आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, जो नंबर दिया गया उस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्लास आज की अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।